हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक विकास के चरण कौन कौन से थे। हम इसमें सारे एक्ट पढ़ेंगे जो 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट आए हैं उन सब के सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें 3 बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पेपरों में ख़ास तौर पे पूछी जाती हैं। पहली कि मुंबई और मद्रास रेजिडेंसी को मिलाकर कोलकाता रेजिडेंसी के अंडर कर दिया तथा उसका एक गवर्नर जनरल बनाया गया जिसका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। तीसरा, निजी व्यापार और रिश्वत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ 3 बातें अपन को याद रखनी है। दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें कुछ खास नहीं हुआ, इसमें सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी उसको दूर किया गया। तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये प्रधानमंत्री पिट द्वारा जारी किया गया था, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट है। इसमें क्या किया गया, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामले तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामले दिए गए तथा कंपनी जिस क्षेत्र पर अधिकार जमाई थी भारत में उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया तथा परिषद में जो 4 सदस्य थे उनकी जगह 3 सदस्य कर दिए, एक सदस्य को हटा दिया गया। तो इसमें सिर्फ 3 बातें ही याद रखनी है अपन को। चार्टर अधिनियम 1813। इसमें कंपनी ने अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, साथ ही भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, उसके अलावा और भी कंपनियां भारत पर व्यापार कर सकती थी। ठीक। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति मिल गई। ठीक है। तीसरा शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए गए। शिक्षा में ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करने लगी प्रतिवर्ष। तो चार्टर अधिनियम 1813 में सिर्फ 3 बातें ही अपन को याद रखनी है कि 20 वर्षों के लिए कंपनी अधिकार पर बढ़ा दिया गया, ईसाई मिशनरी प्रचार के लिए भेजे तथा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उनका नाम था विलियम बेंटिक। एक चौथा सदस्य भी परिषद में जोड़ा गया, जो चौथा सदस्य भी परिषद में जोड़ा गया और पहले विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ये वही लॉर्ड मैकाले है जिसने शिक्षा पद्धति लागू की थी भारत में। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 की 2 बातें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें पहली बार परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। यानी कानून बनाने का कार्य अलग व्यक्ति करेंगे और प्रशासनिक कार्यों का संचालन अलग व्यक्ति करेंगे। और दूसरा, इसके लिए पृथक विधान परिषद बनाई गई संपूर्ण भारत के लिए, जिसे लघु संसद बोला गया। ठीक है। सिविल सेवा में भारतीयों की भर्ती इसी अधिनियम के तहत होने लगी। इससे पहले सिर्फ अंग्रेज ही सिविल सेवा में जा सकते थे। भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो डायरेक्ट अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ इसी एक्ट के तहत हुआ। तो इसमें डायरेक्टर्स और कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह भारत सचिव को नियुक्त किया गया, इसमें 15 लोग थे। इनको वेतन भारतीय राजस्व से ही मिलता था। सम्राट के पद को हटा दिया गया तथा पहली बार भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा मिला। इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाने लगा और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अगला, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1862 में विधान परिषद में बनारस और पटियाला के राजा तथा सर दिनकर राव को शामिल किया गया। इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया। अध्यादेश पारित करने का हक गवर्नर जनरल को मिला। ठीक है। अब है भारत परिषद अधिनियम 1892।
पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की चर्चा इसी अधिनियम के तहत की गई। बजट पर बहस करने का भारतीयों को हक मिला इसी एक्ट के तहत। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे माल्य मिंटो सुधार भी बोला जाता है। माल्य मिंटो सुधार। माल्य भारत सचिव थे जबकि मिंटो वायसराय थे। सत्येंद्रनाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय थे जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन में इसी एक्ट में पहली बार बात कही गई। भारत शासन अधिनियम 1919, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की बात कही गई। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में ध्वज शासन लगाया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। वैधानिक आयोग का गठन हुआ। द्विसदनात्मक विधायिका बनी। प्रांतीय विषयों को 2 विषय में बांटा गया, हस्तांतरित व आरक्षित विषय। कौन कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित विषय। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जो ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई। इसमें मोंटेग्यू सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनिड कार्टिस। द्वैध शासन का उद्देश्य क्या था? आर्थिक शोषण करना था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए साइमन आयोग बनाया गया तथा 1927 में इसने अपनी 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1927 में साइमन आयोग बनाया गया जिसने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है। अब पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे भारतीय निरंकुशता का अधिनियम भी बोलते हैं। ये नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी और साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी उनको मिलाकर बनाया गया तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनको मिलाया गया। इसमें टोटल 14 भाग, 321 धारा, 10 अनुसूचित थीं। इसमें 3 विषय थे। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54, जबकि समवर्ती सूची में 36 विषय थे। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। इस अधिनियम में पूरे भारत को 3 भागों में बांट रखा था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, दूसरा संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी, तीसरा प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की जाएगी। पर इनमें से सिर्फ 2 ही बन पाई क्योंकि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना नहीं हो पाई क्योंकि इसके लिए आदि देशी रियासतों की मंजूरी जरूरी थी जो कि नहीं मिल पाई। जबकि संघीय व्यवस्था जो थी वो बन गई। इसको 2 भागों में बांटा गया, कार्यपालिका और न्याय व्यवस्थापिका में। ठीक है। और जबकि प्रांतीय स्वायत्तता में इस प्रांतीय स्वायत्तता से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थी जो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन राज्य करता था। इस पर कोई गवर्नर जनरल का अधिकार नहीं था, ना ही वायसराय का। सीधे ब्रिटिश क्राउन प्रांत में सीधे कंट्रोल करता था। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। संघीय शासन प्रणाली शुरू की गई। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय का गठन किया गया। भारतीय परिषद समाप्त हो गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। आरबीआई का गठन किया गया। 10% को मत देने का अधिकार मिल गया। दलित, मजदूर, महिलाओं को अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया। नेहरू ने इस एक्ट को अनेक ब्रेक पर इंजन रहित बोला। दास्ता का नया चार्टर बोला। मदन मोहन मालवीय ने इसे अंदर से खोखला बोला, जबकि राजगोपालाचारी ने द्वैध शासन से भी बुरा बोला। ये कुछ बातें हैं जो नेहरू, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी ने 1935 अधिनियम के बारे में कही थी। अब पढ़ेंगे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह 18 जुलाई को आया था और इसमें 2 बातें कही गई थी कि 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद होगा तथा जो गवर्नर जनरल है वो तब तक शासन संभालेगा जब तक कि भारत का कोई गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं हो जाता तथा इस भारत पे जो शासन है वो 1935 अधिनियम के तहत
चलता रहेगा जब तक कि भारत अपना संविधान नहीं बना लेता है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये 3-4 बातें मुख्य हैं। अब हम पढ़ेंगे बालकन प्लान, डिकी बर्ड प्लान, इस्मा प्लान, जो 1947 में आया। इसमें इस्मा, एबेल और माउंटबेटन थे, पर इस प्लान को जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। इसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बनाए जाएंगे, 2 देश बनाए जाएंगे, और जो भी राज्य इनमें मिलना चाहे वो मिल सकता है, और जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकता है। पर यह प्लान कैंसिल हो गया और अंत में माउंटबेटन योजना आई, जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। नेहरू को शपथ माउंटबेटन ने ही दिलाई थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था भारत में 1960 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी समिति में निर्णय को स्वीकार करने का हक मिला? 1786 अमेंडमेंट में। 1858 एक्ट में रानी ने कई घोषणाएं की। 1858 एक्ट में रानी ने कई घोषणाएं की थी। उनमें से एक थी देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी। एक कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो इसमें काम आते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो ये उनकी लिस्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला कि रक्षा विभाग में 1946 में बलदेव सिंह थे, जो 1947 में भी बने रहे। गृह मंत्री पहले वल्लभ भाई पटेल थे, बाद में भी यही बने रहे। कृषि मंत्री भी राजेंद्र प्रसाद थे, वही बने रहे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, जो बाद में भी बने रहे। उद्योग मंत्री पहले जॉन नाम के व्यक्ति थे, बाद में श्यामाप्रसाद मुखर्जी को बना दिया गया आज़ादी के बाद। इसी तरह रेलवे और परिवहन में आसफ अली पहले मंत्री थे, पर बाद में जॉन को बना दिया गया। उद्योग मंत्री वहाँ से हटाकर उनको रेलवे और परिवहन मंत्री बना दिया गया। विधि मंत्री पहले योगेंद्र नाथ थे, फिर बाद में भीमराव अम्बेडकर बन गए। इसी तरीके से ये लिस्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जाकर जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में जाकर बीजेपी बनी, और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने।